अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सुबह बख़ैर। उम्मीद कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जमात दहम के उर्दू निसाब से इंशाअल्लाह आज हम मुज़फ़्फ़र हनफी से एक मुलाक़ात जो कि नस्ली एतबार से इंटरव्यू या मुलाक़ात से ताल्लुक़ रखता है, तो आए हम देखते हैं हमारे निसाब में शामिल ये मुलाक़ात इदारे की तरफ से शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम इंशाअल्लाह सफ़ा नंबर 34 पर पहुंचते हैं। मुज़फ़्फ़र हनफी साहब से तो हम मुलाक़ात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम मुलाक़ात के मफ़हूम को समझते हैं। मुलाक़ात कई तरह की होती है, तो आइए हम पहली बात के ज़रिए मुलाक़ात किसे कहते हैं जो हमारे इस निसाब में दर्स में शामिल है देखेंगे। हम आम तौर पर मुलाज़मत हासिल करने से पहले इंटरव्यू देना होता है। आपने सुना होगा अक्सर व बेशतर कि इंटरव्यू के जाना है, इंटरव्यू का कॉल आया है, इस तरह से। यानी कि अब हमें समझ आता है कि मुलाक़ात या इंटरव्यू का मफ़हूम होता है बातचीत करना, आपसी गुफ्तगू करना। इस लफ्ज़ के आम मानी आपसी गुफ्तगू के है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा जो लोग होते हैं या दो से ज़्यादा अशख़ास के दरमियान जो बातचीत होती है, गुफ्तगू होती है, उसे हम मुलाक़ात या इंटरव्यू कह सकते हैं। इस किस्म के इंटरव्यू के ज़रिए इदारे और कंपनियां काबिल अशख़ास का इंतखाब करती हैं। ऐसे इंटरव्यू में मुलाज़मत के उम्मीदवार शख्स की आम मालूमात, अहलियत, ज़हनी इस्तिदाद और शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जाता है। देखिए, यहाँ पर जो बात समझाने की कोशिश की गई है वो आपको गौर से समझना है। हो सकता है मुस्तक़बिल में आपको ये बातें कारआमद साबित हो। देखिए, बताया ये गया है कि जब कोई बंदा मुलाज़मत की गर्ज से किसी कंपनी में या किसी इदारे में जाता है, उम्मीदवार बनकर जब जाता है, तो उस वक्त किस तरह का इंटरव्यू लिया जाता है या किस तरह की बातचीत उससे की जाती है, तो उसकी कुछ बातें बताई गई। उम्मीदवार शख्स को जो आम बातें हैं तो वो क्या है, जांचा जाता है किस तरह से, उसकी मालूमात के ज़रिए। मतलब जिस शोबे के लिए वो आया है, जिस फील्ड के लिए वो आया है, उसे उस फील्ड की या उस शोबे की मालूमात है भी कि नहीं। उसके बाद उसकी अहलियत या उसकी काबिलियत क्या है, उसकी ज़हनी इस्तिदाद यानी ज़हनी सलाहियत क्या है। किसी भी तरह का सवाल किया जा सकता है, आम सवाल भी किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं आपके मज़मून के मुतालिक ही आपसे सवाल हो या आपके पेशे के मुतालिक ही आपसे सवाल हो। एक आम जनरल सा सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, ये मालूम करने के लिए कि आप ज़हनी तौर पर कितने शातिर हैं या ज़हनी तौर पर कितने चौकन्ना रहते हैं। उसके साथ साथ आपकी शख्सियत का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता। अब शख्सियत का मतलब पर्सनैलिटी जो कहते हैं, तो इसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनसंवर के जाना है या बहुत ज़्यादा आपको अपने आप को प्रूव करना है या बताना है कि मेरी पर्सनैलिटी या मेरी शख्सियत इस तरह की भारी भरकम है या मैं ऐसे रौबदार हूँ। ये नहीं होता, ज़रूरी नहीं यही हो, बल्कि यहाँ पर आपकी शख्सियत के ज़रिए ये देखा जाता है कि आप सब्र कितना रखते हो, आप में क़नाअत कितनी है, आप गुस्सा कैसे करते हो या किन बातों पर आपको गुस्सा आता है या किन बातों पर आप सब्र करके खामोश के साथ बात को तहम्मुल के साथ सुन करके यहाँ पर मामले को रफ़ा दफ़ा कर सकते हो कि नहीं। आपको किसी भी तरह से आज़माने की कोशिश की जा सकती है और इन तमाम बातों के ज़रिए आपकी शख्सियत का अंदाज़ा किया जा सकता है। आगे हम देखते हैं, इंटरव्यू की एक और किस्म है जिसके ज़रिए किसी अहम शख्सियत के कारनामों का तारुफ हासिल करने के अलावा उसकी शख्सियत और अंदाज़ फ़िक्र से वाक़फ़ियत हासिल की जाती है। देखिए, अब हमको जो समझना है उनमें से दो बातें हैं। एक तो इंटरव्यू। अब इंटरव्यू या मुलाक़ात के दो मफ़हूम अलग अलग है। पहले मफ़हूम को हमने यहाँ देखा कि जब कोई बंदा, कोई उम्मीदवार किसी कंपनी में, किसी एजेंसी में या किसी इदारे में गर्ज से जाता है, उम्मीदवार बन के जाता है, मुलाज़मत की गर्ज से जाता है, तो उस वक्त जिस तरह की बातचीत होती है, जिस तरह की गुफ्तगू होती है, उसे हम मुलाक़ात या इंटरव्यू कहेंगे। ये एक तो मफ़हूम हमारे समझ आया। लेकिन दूसरा जो मफ़हूम बताया गया वो ये है कि दूसरे मफ़हूम में क्या होता है, किसी का इंटरव्यू लेना, किसी से मुलाक़ात करना, किसी अहम शख्सियत। अब वो अहम शख्सियत कोई भी हो सकती है, मसलन कोई मुसन्निफ़ हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई
अहम फिल्मी शख्सियत भी हो सकती है, समाजी शख्सियत भी हो सकती है, कोई नेता भी हो सकता है, लीडर भी हो सकता है, या कोई खिलाड़ी हो सकता है। तो मतलब किसी अहम शख्सियत के कारनामों के बारे में या उसके जो भी अहम नुकात है, उसकी ज़िंदगी के अहम पहलू है जिसकी वजह से समाज को, माशरे को फ़ायदा हुआ हो, जिसकी वजह से समाज या माशरे में कोई तरक्की हुई हो, तो ऐसी शख्सियतों का भी इंटरव्यू लिया जाता है या ऐसी शख्सियतों की भी तारुफ ज़माने के सामने पेश किया जाता है। तो ऐसे वक्त में जो मुलाकात की जाती है उस शख्सियत के अलावा उसकी जो अंदाज़ फ़िक्र है, अब जैसे कोई अदबी शख्सियत है फ़र्ज़ कीजिए, तो उसकी सोच क्या है, उसकी शख्सियत क्या है, उसकी अदबी सलाहियत क्या है, वो किस तरह की तख्लीक़ी कारनामे अंजाम देता है, ये तमाम चीज़ों के ज़रिए क्या है यहाँ पर मालूमात ली जाती है, उससे पूछा जाता है, उससे सवालात किए जाते हैं और उसकी सोच, फ़िक्री सोच, मुस्बत सोच ज़माने के सामने, माशरे के सामने पेश करके यहाँ पर लोगों को फ़ायदा देने की कोशिश की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसका ताल्लुक़ ज़रूरी नहीं है कि मुलाजिमत से हो, ठीक है, उसका ताल्लुक़ मुलाजिमत से नहीं होता। उस किस्म के इंटरव्यू से हमें, इस किस्म के इंटरव्यू से हमें किसी शख्स के ख़यालात, ज़हनी रुझानात और शख्सियत का अंदाज़ा होता है। इंटरनेट की सहूलत के सबब इंटरव्यू की कई किस्में वजूद में आई हैं। इंटरव्यू में समाजी, सियासी, अदबी, इल्मी और दीनी मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाती है। रिसाले, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीफ़ोन इंटरव्यू के अहम ज़राए हैं। यहाँ पर इंटरव्यू के ज़राए आपके सामने बताए गए हैं कि रिसाले है, रिसाले के ज़रिए मतलब किसी से मुलाकात होगी, जैसे कि अब हमारे पास भी दर्स किताब में, निसाब में भी इंटरव्यू शामिल किया गया है। इससे भी हम शख्सियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, इंटरव्यू के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से फ़ोन, वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी इंटरव्यू लिया जा सकता है, टेलीफ़ोन के ज़रिए भी इंटरव्यू लिया जा सकता है। ऐसे अलग अलग ये ज़राए हैं। और फिर यहाँ पर बताया गया कि समाजी, सियासी या फिर अदबी, इल्मी और दीनी मौज़ूआत पर गुफ्तगू करके भी इंटरव्यू लिया जा सकता है। बिलमुशाफ़ा गुफ्तगू के अलावा सवालनामे के ज़रिए भी इंटरव्यू किए जाते हैं। अब ये तो बिलमुशाफ़ा हुआ, यानी किसी शख्सियत के बारे में जानना है, किसी शख्सियत के अहम पहलुओं को ज़माने के सामने, समाज के सामने लाना है, तो बैठकर, आमने सामने बैठकर, बिलमुशाफ़ा यानी कि फ़ेस टू फेस जिसको हम कह सकते हैं, आमने सामने बैठकर सवाल जवाब के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए इंटरव्यू लिया जाता है। ये तो एक तरीक़ेकार हुआ। इसके अलावा एक और तरीक़ेकार है, वो है सवालनामे का। कभी आपने देखा होगा इंटरव्यू देना है, यानी कि आपको कभी कभी ऐसा होता है कि सवालनामा, एक पेपर दे दिया जाता है, कागज़ दिया जाता है जिस पे मुख्तलिफ़ किस्म के, आमतौर पर डिग्री वगैरह जब हासिल करने जाते हैं, कोई बड़ी एजुकेशन हासिल करने जाते हैं, उस वक्त भी ऐसा होता है कि आपको क्या किया जाता है, या फिर कभी कभी कोई आपने प्रोग्राम अटेंड किया हुआ है, कोई सकाफ़ती प्रोग्राम हो या अदबी प्रोग्राम हो, उसके बाद आपका जो फ़ीडबैक होता है, आपके तासुरात जो होते हैं, उसके ज़रिए भी आपका इंटरव्यू लिया जा सकता है। तो यहाँ पर सवालनामा तैयार किया जाता है मुख्तलिफ़ किस्म के, उसमें आपकी शख्सियत की तमाम बातों को, आपका जो बायोडाटा होता है या आपके बारे में जो भी मालूमात होती है उसमें आपको लिख करके देना होता है। सवालात पूछे जाते हैं, जैसे आपका नाम है, आपके वालिद का नाम है, आपका मकाम, या आप करते क्या हैं, आपका ताल्लुक़ क्या है, आप अगर मुलाज़मत पेशा हैं या आप तालिब इल्म हैं तो किस जमा से ताल्लुक़ रखते हैं, किस दर्जे से ताल्लुक़ रखते हैं, मुलाज़मत पेशा है तो कब से आप मुलाज़मत कर रहे हैं, तजुर्बा क्या है आपका, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं और आपको तमाम सवालात को लिख करके, तहरीर करके देना होता है। तो ये एक सवालनामे के ज़रिए भी इंटरव्यू होता है। हम अब आगे जाते हैं, देखते हैं जान पहचान। ठीक है, हमने यहाँ पर हमारे निसाब में मुज़फ़्फ़र हनफी से इंटरव्यू लेना है, उनसे लिया गया इंटरव्यू पढ़ना है। तो यहाँ हम पहले मुज़फ़्फ़र साहब के बारे में भी कुछ हद तक देख लेते हैं। मोहम्मद अबू ज़फ़र मुज़फ़्फ़र हनफी 21 अप्रैल 1936 को खंडवा यानी मध्य प्रदेश में पैदा हुए। खंडवा मकाम का नाम है जो कि मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखता है। 1936 में ये पैदा हुए थे। उन्होंने उर्दू में MA और PhD की डिग्रियां हासिल की। LLB भी किया, LLB जो कि वकालत की डिग्री से ताल्लुक़ रखती है। मुज़फ़्फ़र हनफी शाद आरफी के आखिरी शागिर्द है। 1976 में उनका तख़र्रुज जामिया मिलिया इस्लामिया के शोबे उर्दू में हुआ। फिर वो 1989 में कोलकाता यूनिवर्सिटी में इक़बाल चेयर प्रोफेसर और सदर शोबे उर्दू मुक़र्रर
ہوئے، یعنی دھیرے دھیرے وہ اپنی ادبی زندگی کو کس طرح سے آگے بڑھایا انہوں نے یہ بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 2001 میں وہاں سے سبکدوش ہو کر ادب کی تخلیق میں مصروف ہو گئے۔ سبکدوش ہونا، وظیفہ یاب ہونا، ریٹائر ہو جانا، 2001 میں وہ ریٹائر ہو گئے۔ ریٹائر ہونے کے بعد ان کا جو ذہن تخلیقی تھا وہ اپنے ذہن کی وجہ سے بالکل خاموش نہیں رہ سکے، ان کا ذہن محرک رہنا چاہتا تھا، لہٰذا وہ ادبی کارناموں میں مصروف ہو گئے، ادبی تخلیقات کرنے میں مصروف ہو گئے۔ 80 سے زیادہ کتابوں کے مصنف، مرتب اور مترجم مظفر حنفی نے اردو کے مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی ہے۔ دیکھیں یہاں پر 80 سے زیادہ انہوں نے کتابیں لکھی ہے، جس میں کہیں پر وہ مرتب کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں، کہیں پر خود کتابیں لکھی ہے رائٹر بن کر، مصنف بن کر، تو کبھی کبھی کسی اور زبان کے مقالوں کو یا تحریر کو اپنی زبان میں انہوں نے ترجمہ کر کے ایک الگ مقام بنایا ہے، اور مختلف اصناف میں بھی انہوں نے طبع آزمائی کی۔ انہیں کئی اکیڈمیوں اور اداروں سے انعامات مل چکے ہیں، اکیڈمیوں اور اداروں سے انعامات بھی مل چکے ہیں، اعزازات بھی مل چکے ہیں۔ پانی کی زبان، تیکھی غزلیں، کھل جا سمسم، طلسم شخصیات، نقد ریزے، تنقیدی ابعاد، شاد عارفی، شخصیت اور فن ان کی چند اہم کتابیں ہیں۔ یہاں پر چند کتابوں کے نام دیے گئے ہیں جو انہوں نے خود تخلیق کی تھی۔ تو امید کرتی ہوں جان پہچان کے ذریعے مظفر صاحب کی صلاحیتوں سے آپ کچھ حد تک واقف ہو ہی چکے ہوں گے، ان کی علمی اور ادبی خدمات کے ذریعے آپ نے کچھ نہ کچھ سمجھا ہی ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ملاقاتی کے ذریعے پوچھے گئے سوالات اور مظفر صاحب کے دیے گئے جوابات کے ذریعے ہم انشاءاللہ ان کی شخصیت کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک آپ اپنی کتابوں کے ذریعے پڑھنے کی کوشش کیجیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، مشکل الفاظ کو تحریر کیجیے تاکہ ہم جب بھی پڑھیں ہمارے لیے سہولت ہو۔ اللہ حافظ۔